हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे संपूर्ण प्रक्रिया कैसे होती है भर्ती की, एएलपी की फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक का सफर आपका कैसा रहता है, आपको क्या क्या करना होता है, सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। हम सारा कुछ आपको बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एएलपी की जो वैकेंसी आती है, एएलपी की वैकेंसी के लिए जो आरआरबी होती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो फार्म निकालती है। अलग अलग तरीके के इसके सीईएन यानी कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस आती हैं। तो उस नोटिस के जरिए सरकारी रिजल्ट या जो भी वेबसाइट होती हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाती है। जब भी वो वैकेंसी आती है तो उस पर जा करके आपको क्लिक करना होता है, आप अपने उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कौन करेगा इसके लिए बता दें। आपके पास या तो डिप्लोमा हो या फिर आईटीआई हो, और डिप्लोमा किस ट्रेड में हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या आपके पास मैकेनिकल में हो, या मैकेनिकल की रिलेवेंट ट्रेड होती हैं बहुत सारी, उनमें हो। उसके बाद आईटीआई की डिफरेंट ट्रेड होती हैं, उन सब में हो। या आपके पास बीटेक हो, बीटेक भी वही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो भी इनकी बेस्ट ट्रेड होती हैं उनसे आपके पास ये सब होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें दो तरीके की पोस्ट होती हैं, एक एएलपी की पोस्ट होती है, एक टेक्नीशियन की पोस्ट होती है। अभी ये वैकेंसी आएगी तो ये दोनों साथ में वैकेंसी आएगी। पहले किसी जमाने में ये वैकेंसी अलग अलग आती थी, तो टेक्नीशियन की अलग और एएलपी की अलग आती थी। अभी क्या हो रहा है कि जब भी दोनों वैकेंसी आ रही तो साथ में ही वैकेंसी आ रही है। तो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, लगभग मान के चलिए कि आधी वैकेंसी एएलपी की और आधी टेक्नीशियन की आएंगी। और टेक्नीशियन में जो एलिजिबल होते हैं वो उसमें आपके जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, यानी कि बीटेक वाले नहीं होते हैं। उसमें डिप्लोमा वाले भी नहीं होते हैं। उसमें केवल आईटीआई किए हुए लोग होते हैं। जो बहुत सी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज होती हैं, ट्रेड जैसे फिटर हो गई, इलेक्ट्रीशियन हो गई और रेफ्रिजरेशन हो गई, इस तरीके की कोई भी होगी तो वो लोग एलिजिबल होते हैं। तो वो हाई स्कूल किए हों, हाई स्कूल के बाद में उनका जो आईटीआई हो अगर वो होगा तो वो लोग एलिजिबल हैं। दोस्तों, यही जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी वो उसमें आईटीआई के लिए जो मेजर चंक होगा आएगा, लेकिन कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जैसे कि सिग्नल टेक्नीशियन इन सिग्नल एंड टेक्नीशियन इन टेलीकॉम, ये दो पोस्ट होती हैं, अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर इंटर किए हुए हैं फिजिक्स से और मैथ्स से तो आप ये फार्म भर सकते हैं। हालांकि इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है और इसकी पोस्ट कम आती हैं, लेकिन ये 10+2 वाले के लिए है। बाकी जितनी भी टेक्नीशियन की पोस्ट है सारी की सारी आप हाई स्कूल के बाद में या इंटर के बाद में अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो या एएलपी है या टेक्नीशियन है, ये दोनों वैकेंसी जो साथ में आ सकती हैं। इनके एज क्राइटेरिया जो यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी, जिसे हम जनरल कैटेगरी भी कहते हैं, या ओबीसी की जो क्रीमी लेयर की कैटेगरी होती है वो भी अनरिजर्व में आती है। उसके लिए जो कैटेगरी है उसके लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 30 वर्ष है। जबकि अगर ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर यानी कि आप ओबीसी हों और साथ में एससी और एसटी, तो एससी एसटी के लिए तो 5 वर्ष की छूट होती है, यानी कि आप 35 वर्ष तक की आयु तक भर सकते हैं। जबकि ओबीसी के लिए आप 33 वर्ष यानी 3 वर्ष की आयु की छूट होती है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर देंगे। उसके बाद आपका एग्जाम होता है। एग्जाम के लिए समय आपको मिल सकता है, ये निर्धारित होता है आरआरबी के ऊपर, और कितने समय में आपका एग्जाम लेती है। 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं और 2 महीने भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने फॉर्म भरे हैं, उस हिसाब से आपका सेंटर दे के फाइनलाइज किया जाता है, आपका एग्जाम होता है। अब इसका एग्जाम के लिए इसका पहले CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, CBT 3 होता है। उसके बाद मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसका 3 चरणों में एग्जाम होता है, जिसको CBT 1, CBT 2 और CBT 3। CBT 3 को ही हम एप्टीट्यूड या साइको टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये सब होता है। साइको टेस्ट केवल एएलपी जो एएलपी के लिए क्वालिफाई करते हैं उनके लिए होता है। जो एएलपी अपनी प्रेफरेंस रखें वो साइको टेस्ट से होके गुजरते हैं, बाकी लोगों के लिए साइको नहीं होता है। तो इसके CBT 1 की बात की जाए तो इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और आपको 60 मिनट का समय मिलता है, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा होता है। पासिंग के लिए उसमें 40% नंबर आपको लाने होंगे यूआर कैटेगरी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें आपकी कट ऑफ बनती है, उसमें भी आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है। और इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसकी सिलेबस की बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे इसमें 40% का जो क्राइटेरिया है वो तब रखा जाता है जो आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एससी एसटी के लिए बिलोंग करते हैं तो उसमें 25% मार्क, और जो ओबीसी की कैटेगरी होती है उसमें 30% मार्क अगर आप लाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आपकी कॉपी
कापी तो पहले ही चेक कर ली जाती है, तब मेरिट ही बनेगी। तो उस मेरिट में जितना बढ़ जाएगा, कि मिनिमम अगर लेना होगा उसको तो इतने पर ही ले लेगा वो। अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में इसमें जो पुराना इसका सिलेबस था उसके हिसाब से इसमें जो क्वेश्चन आने का फॉर्मेट था उसमें 75 क्वेश्चन थे। अब हो सकता है जैसे एनटीपीसी भी हुआ था तो उसमें 100 क्वेश्चन थे 90 मिनट में, तो इसमें अगर 90 मिनट का पेपर होगा CBT 1 का तो उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो लेटेस्ट वैकेंसी थी उसमें 75 क्वेश्चन ही थे, तो 75 लेके ही आप चलिए। और इसमें क्या पूछा जाता है CBT 1 में, देखिए साइंस आपसे पूछी जाती है, मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल स्टडी और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें करंट अफेयर का भी पोर्शन आपका रहेगा, ये जनरल अवेयरनेस वाली पोर्शन में करंट अफेयर का भी रहेगा। और जो करंट अफेयर आएगा वो स्टैटिक जीके का जो करंट अफेयर होता है उसमें भी उसका जो नया चल रहा है टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, उससे वो क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो वो जीके और जनरल अवेयरनेस से ही ये क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वो लेटेस्ट पूछेंगे तो वो करंट अफेयर में भी आ जाएगा। तो दोस्तों जब आप CBT 1 का एग्जाम दे लेंगे तो CBT 1 का रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आने में भी काफ़ी टाइम मिल सकता है, उस समय आप अगर आपका लगता है कि आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट के आने के बाद में भी इसका गैप जो होता है बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस जैसे NTPC में भी हुआ था, NTPC का जो फार्म आया था वो काफ़ी पहले आ गया था, वो 2019 के मार्च में आया था, और फार्म पेपर जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 2020 कोरोना के बाद में दिसंबर में पेपर इसके हुए थे। तो इसका जो टाइमिंग होता है वो बहुत डिपेंड करता है। CBT 1 के बाद CBT 2 कब लेगा ये बहुत ही लंबा हो सकता है। जैसे NTPC की CBT 1 का जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट उसका आ गया जनवरी में, और पेपर जब उसको कराने की बारी आई तो वो पेपर उसने करवाया जून में। तो इस तरीके से काफ़ी लंबा समय आपको मिल जाएगा। अब CBT 1 में आप मान के चलिए कि जितने भी बच्चे होंगे, जितनी भी वैकेंसी होगी उस वैकेंसी के 20 गुना लोगों को लिया जाएगा CBT 2 में। तो CBT 2 की बात करें तो CBT 2 भी इसमें 2 पार्ट में आते हैं। वो दोनों पार्ट जो होगा वो एक अट्ठा ही पेपर होगा, और पेपर जो टोटल होगा वो 2.5 घंटे का पेपर होगा, जो अभी लेटेस्ट इसका जो टाइम और पैटर्न होता है। तो जो पहला इसका पार्ट ए होगा, पार्ट ए जो होगा आपका, ये उसके सिलेबस तो लगभग वही सेम रहेंगे। इसमें अगर मान के चले तो पिछली बार जो हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन आए थे, 90 मिनट का टाइम मिला था, और उसमें लगभग 5 मिनट का अंतर हुआ था। उसके बाद पार्ट बी जो टेक्निकल होता है हम लोग का, टेक्निकल आपकी ट्रेड से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप अगर ALP का भर रहे हैं तो उसमें, या टेक्नीशियन के लिए भी इसमें पार्ट बी का आता है। तो जो भी ट्रेड से आप भरेंगे उस ट्रेड के हिसाब से ऐसा होता है। तो उसमें भी आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे और टाइम मिलेगा आपको 1 घंटे का, और उसमें आपको माइनस मार्किंग 1/3 इसमें भी होती है, और पार्ट ए में भी होती है, और पार्ट बी में आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको 27.5 नंबर लाने होंगे। अब CBT 2 में आप देखिए पार्ट ए पार्ट बी 2 होता है। अब पार्ट ए की बात करूं, पार्ट ए में वही सिलेबस रहेगा जो आपका CBT 1 में रहा था, लेकिन इसमें एक चेंज होता है। इसमें क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब्जेक्ट अलग से जुड़ जाता है पार्ट ए के लिए, और यही जो पोर्शन है आपको मेरिट में आगे पीछे करता है। क्योंकि CBT 1 आप सब लोग पढ़े हैं, मैथ वही रहेगा, साइंस वो रीजनिंग वही रहेगी, उसके बाद में करंट अफेयर GS सब लगभग समान रहता है। जो अलग हो जाता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें क्या है आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, उसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको पढ़ना होता है अलग से। और देखिए CBT 1 का जो पार्ट है इसका 70% उठा के आपका डायरेक्ट मेरिट में लगाया जाता है, और जो साई को नहीं देते हैं उनका ये 100% लगा के इसी के आधार पर मेरिट बनाई जाती है टेक्नीशियन वालों के लिए। CBT 1 और CBT 2, जैसे CBT 1 का और CBT 2 के बीच में जो गैप है वह CBT 2 और CBT 3 के बीच में भी इतना ही रह सकता है, कम भी रह सकता है। अब CBT 2 में क्या है, 2 पेपर होते हैं, टेक्निकल ट्रेड भी आपकी तुरंत हो जाएगी। जब भी आप अपना पार्ट एक सबमिट करेंगे तुरंत आपका पार्ट भी खुल जाएगा, 2 मिनट के अंदर आपको गैप मिलेगा, और उसमें आपका जो टेक्निकल है 75 क्वेश्चन वो खुल जाएंगे, और आपको टेक्निकल ट्रेड जरूर पास करनी होगी। और इसका जो नेचर होता है वो ITI लेवल का, इसका जो सिलेबस होता है वो NCVT पर आधारित सिलेबस होता है। आप अगर बीटेक किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपका सिलेबस वो ITI लेवल का ही होगा। तो आपको उसके लिए जो बुक होती हैं वो बता देंगे आपको, लेकिन जो उसका सिलेबस है वो NCVT का ही है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पढ़ना है, लेकिन जो भी सिलेबस में किताबें बताएं उस किताब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी।
और इसमें ज़रूरी चीज़ है ये कॉलिंग हाई नेचर का है और 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है, तो आपको 27.5 नंबर लाने हैं। ये इतना आसान भी नहीं होता है लेकिन इतना टफ भी नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, CBT2 अगर आप बुक्स के बारे में देखिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं, चैनल विजिट करके आपको सारी बुक के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद में आप CBT2 भी मान लीजिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका CBT3 होगा जो LP कैंडिडेट है। इसमें ALP कैंडिडेट के लिए 8 गुना लोगों को लिया जाता है। 8 गुना लोगों को लिया जाता है। और उससे पहले आपको एक मेडिकल 6/6 आँख का सर्टिफिकेट आपको लाने के लिए बोला जाता है एग्जाम सेंटर पर, वो आपसे लिया जाता है। उसके बाद आपको एग्जाम हॉल में घुसने दिया जाता है। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारा ITI वाले स्टूडेंट अपना फर्स्ट प्रेफरेंस ALP डालेंगे, बहुत सा टेक्नीशियन डालेंगे। अगर आप ALP डाले हैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस और आप साइको में फेल हो जाते हैं तो भी आप बाहर नहीं होंगे, आपको टेक्नीशियन के लिए आपका नाम रखा जाएगा। अगर आप उसकी मेरिट को पार कर जाते हैं तो आप उसके लिए भी क्वालिफाई कर पाएंगे। बस इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी ग्रेजुएशन वाले या डिप्लोमा वाले हैं तो उनकी जो मेरिट होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी, जबकि जो ITI किया हुआ है और उसने टेक्नीशियन में सेकंड प्रेफरेंस डाली थी क्योंकि वो ALP बनना चाहता था लेकिन वो साइको में फेल हो गया, तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस ये टेक्नीशियन की थी। तो टेक्नीशियन में उसका जो ITI वाला कट ऑफ होता है वो इतना ज़्यादा नहीं जाता है, वो ALP के ही आसपास में ही जाता है, तो उन लोगों के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन 12 वाले जो भी हैं वो उनके पास में भी टेक्नीशियन के चांस होते हैं, उसमें नंबर थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये भी हो जाएगा। और साइको देंगे, साइको में 5 बैटरी पूछी जाती हैं, विभिन्न बैटरी आपको पास करनी होती है। 43 पॉइंट कुछ नंबर उसमें लाना होता है, प्रत्येक बैटरी में 42 लाना होता है, 42 कुछ लाना होता है जो आपको पास करना होता है। और उसमें भी 5 प्रकार की आपकी बैटरी होती हैं जो आपको पढ़ेंगे, आप सिलेबस में देखेंगे, वो आपको मिल जाएगी विस्तार से। तो उसके बाद में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी वैकेंसी होगी उतने ही लोगों को भी बुलाया जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था, जितनी वैकेंसी थी उससे 1.5 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया गया था, यानी कि अब जो उसमें 50% लोग हैं वो रखे गए थे वेटिंग में, जबकि जो 100% लोग रखे गए थे वो मेन लिस्ट में रखे गए थे। तो मेन लिस्ट में से अगर कोई DB में भी किसी का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हुआ, जब DB में वो पास कर लेगा यानी कि उसके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तब उसको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। अगर मेन लिस्ट के और या वेटिंग लिस्ट के कोई भी कैंडिडेट अगर मेडिकल में फेल करते हैं तो अगर मेन लिस्ट वाला फेल करता है तो वेटिंग वाले को चांस बनेगा अगर वो मेडिकल में पास किया है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की 100% लोगों को ही लिया जा रहा है। तो मेन लिस्ट में एक ही लिस्ट बनेगी, उसमें जितने लोग फेल करेंगे उनकी वैकेंसी खाली चली जाएगी। तो इस प्रकार से आपका मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मेडिकल के लिए अलग से हम वीडियो बनाए हुए हैं क्योंकि यहाँ बात करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, आपको आपके डिवीज़न में आपको भेज दिया जाता है ट्रेनिंग सेंटर के लिए। ट्रेनिंग लगभग 3 महीने की 90-95 दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पास करके आप बन जाते हैं ALP। तो इसमें ये इसका प्रोसीजर है, ये हम लोगों ने बिल्कुल एक जनरल व्यू बता दिया कि ALP या टेक्नीशियन की वैकेंसी होती क्या है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसकी आयु सीमा क्या है, उसके लिए कौन सी शैक्षिक योग्यताएं चाहिए होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग केवल बता दिया है। अगर आपको इसका सारा चीज़ का डिटेल चाहिए तो इसी चैनल पे आप ब्राउज कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा या और भी वीडियो देखिएगा, उसमें आपको हर एक टॉपिक में फॉर्म फिलिंग कैसे होती है, कट ऑफ कितनी बनती है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, मेडिकल कैसे होता है, आंखों का मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल कैटेगरी और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, हर एक चीज़ पर डिटेल में डिस्कशन किया गया है। तो वहाँ से आप जाके वो सब देखते हैं और हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश की इसका प्रोसेस क्या होता है। आशा करते हैं आपकी कुछ समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।